यह बात उन दिनों की है जब बहुत तेज घनी बारिश हो रही थी। मैं बस से उतरकर अपने घर जा रहा था। मैं मन ही मन बहुत खुश था। मैंने सोचा था कि आज मैं अपने भाई भाभी को जाकर सरप्राइज़ दूंगा, क्योंकि अक्सर भाभी मुझसे फ़ोन पर बातें करते हुए कहती थी कि देवर जी कुछ दिनों के लिए हमारे पास आकर भी रह लीजिए, बहुत वक्त हो गया है आपको देखे हुए। मैं अपनी ज़िंदगी में ज़्यादातर समय अपने काम को ही देता था, लेकिन आज मैं वक्त अपने परिवार के लिए निकाला था। बस से उतरकर मैं ऑटो पकड़कर घर के लिए रवाना हो गया। मैंने सोचा था कि मैं सरप्राइज़ दूंगा, इसी वजह से मैंने दरवाजे को नॉक नहीं किया, क्योंकि मेरे पास घर की एक दूसरी चाबी थी। मैं चुपके से दरवाज़ा खोलकर घर के अंदर दाखिल हो गया। मैंने सोचा था कि मैं जाकर अपनी भाभी को पहले सरप्राइज़ दूंगा, क्योंकि भाई तो ऑफिस से 9 बजे आते हैं और अभी सिर्फ 7 बज रहे थे। मैं धीरे धीरे कदम बढ़ाते हुए कमरे की तरफ जा रहा था, और जब मैं कमरे के बाहर जाकर खड़ा हुआ तो मुझे अंदर से भाई भाभी की वह सब करने की आवाज़ें आने लगी। मैंने धीरे से खिड़की के अंदर भी झांक कर देखा। कमरे के अंदर बिल्कुल अंधेरा था। भाई भाभी के साथ खूब मज़े ले रहे थे, जिसे देखकर मुझे थोड़ी शर्म भी आने लगी। मेरे दिल के जज्बात भी अब उभरने लगे थे। मैं अपनी गर्लफ्रेंड को याद करने लगा। मेरा बदन पूरा कड़क हो गया था। मैं बाहरी दरवाजे पर खड़ा होकर उन दोनों की आवाज़ के साथ साथ अपने मज़े ले रहा था। जब उन दोनों का कंप्लीट हुआ तो भाभी कमरे से बाहर आई, और जब उसने मुझे देखा तो वह मेरी हालत देखकर अच्छे से समझ गई थी। मैं पूरा पिघल चुका था। फिर भाभी मुझे संभालते हुए अपने साथ चुपचाप कमरे में ले गई, और फिर वहाँ जाकर अपना जलवा दिखाने लगी, जिसे देखकर मैं पूरा मदहोश हो गया था। अब मैं अपने जज्बात पर काबू भी ना पा सका, और फिर भाभी ने पूरे जोर लगाकर मेरे साथ, मेरा नाम सुमित है, मेरी उम्र 26 साल है। जब मैं 24 साल का था तभी मेरे माता पिता रोड एक्सीडेंट में मारे गए थे। उन दिनों मैं अपने आप को बड़ी ही मुश्किल से संभाला हुआ था। मैं अमीर परिवार से ताल्लुक़ रखता था। जब माता पिता जिंदा थे तभी उन्होंने मेरे भाई की शादी कर दी। माँ ने ये शादी अपनी बचपन की दोस्त की बेटी के साथ की थी। माँ बाप अक्सर यही चाहते थे कि अपने दोनों बेटे की शादी एक ही बार कर दे, लेकिन मैंने अपनी माँ से कहा कि माँ मैं शादी नहीं करना चाहता जब तक मैं खुद अपने पैरों पर न खड़ा हो जाऊँ। ये सुनकर माँ मुझे अक्सर कहती, हमारे पास भगवान का दिया सब कुछ है और उन पर तुम दोनों भाइयों का तो हक है। लेकिन मैं अपनी माँ से जिद करता कि माँ मैं अपनी काबिलियत पर सब कुछ करना चाहता हूँ और फिर जाकर किसी लड़की से शादी करूँगा। उससे पहले आप मुझे बिल्कुल भी निराश मत करिएगा। फिर माँ ने भी मेरी बातों को स्वीकार कर लिया और सबसे पहले भाई की शादी कर दी। हम सभी परिवार आपस में बहुत ही खुशी खुशी से ज़िंदगी जी रहे थे कि तभी मुझे दूसरे शहर में भी नौकरी मिल गई और मुझे वहाँ जाकर रहना पड़ा। जब मैं नौकरी करता था तभी मुझे पता चला कि मेरे माता पिता की मौत हो गई। उस समय यह खबर सुनकर मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई। मैं बड़ी मुश्किल से अपने आप को संभाला हुआ था। भाई भाभी ने उस वक्त मुझे काफ़ी हिम्मत दी। उसके बाद मैं दोबारा अपनी नौकरी ज्वाइन कर ली और उसके बाद मैं कभी वापस घर भी नहीं गया। भाई भाभी अक्सर मुझे बोला करते कि एक बार तुम हमसे मिल कर चले जाओ, लेकिन मैं अपने पूरे काम में मगन हो चुका था। मैं दिन रात पूरे तरीके से मेहनत करता और अब मैं एक सॉफ्टवेयर कंपनी का मैनेजर भी बन चुका हूँ। मैंने सोचा था कि ये खुशखबरी मैं अपने भाई भाभी को जाकर दूंगा। इसी वजह से बिना बताए मैं चुपचाप उनके पास चला गया। मैंने सोचा था कि उन्हें अचानक सरप्राइज़ दूंगा तो वह देखकर मुझे बहुत खुश होंगे। रात को तेज़ बारिश हो रही थी। इस बारिश के मौसम में मुझे अपनी गर्लफ्रेंड भी याद आने लगी, लेकिन मैंने अपने मन को काबू करते हुए अपने भाई के घर चला गया। घर की दूसरी चाबी मेरे पास थी तो मैं चुपचाप दरवाज़ा खोला और घर के अंदर दाखिल हो गया। मुझे पता था कि इस वक्त भाई काम में बिजी होंगे, वह क्योंकि रात के 9 बजे ही घर पर वापस आते हैं। इसी वजह से मैंने सोचा कि मैं पहले जाकर भाभी को सरप्राइज़ दूंगा। मैं पहले किचन की तरफ गया। मुझे लगा कि भाभी शायद किचन में कुछ काम करती होंगी, लेकिन वह मुझे वहाँ नहीं मिली। फिर मैं धीरे धीरे सीढ़ियाँ चढ़ते हुए उनके कमरे की तरफ बढ़ गया। मैंने सोचा कि शायद वह कमरे में बैठी होंगी। यह सोचकर मैं दबे पाँव उसके कमरे की तरफ गया, लेकिन जब मैं कमरे के नज़दीक गया तब मुझे बाहर से बड़ी तेज तेज वह वाली आवाज़ आ रही थी, जिसे सुनकर मेरा मन भी डोलने लगा।
जब मैं कमरे के नज़दीक जाकर खड़ा हुआ तो मुझे भाई भाभी की वह सारी आवाज़ आ रही थी। जब मैं खिड़की से झांक कर देखा तो वह दोनों ऊपर नीचे हो रहे थे, जिसे देखकर मेरे तन बदन में एक आग सी लगने लगी। मैंने अपने जज्बातों पर काबू पाया। मैंने सोचा कि मैं थोड़ी देर और ये सब देख लेता हूँ। फिर मेरे दिमाग ने कहा कि यह तो बहुत ही गलत बात है, किसी को ऐसे मोमेंट में बिल्कुल भी नहीं देखना चाहिए। कमरे में बिल्कुल अंधेरा था, इसी वजह से मैंने सोचा कि चुपचाप मैं किचन में जाता हूँ, क्योंकि मुझे बड़ी ज़ोरों की भूख लगी थी। मैंने सोचा कि जब इन लोगों का हो जाएगा तब ये किचन में आएंगे तो मुझे देखकर खुश हो जाएंगे। मुझे इन दोनों को डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। यही सोचकर मैं किचन में आया और किचन में आकर अपने लिए कुछ बनाने लगा। किचन में धीरे धीरे बर्तन भी उठा रहा था ताकि ज़रा भी उनको आवाज़ ना आए। मैं एक ऑमलेट बनाने लगा, तभी मुझे बाहर गेट से किसी की आवाज़ आने लगी। मुझे लगा कि शायद कोई आया होगा। जब मैं देखने गया तो वहाँ मैं देखकर चौंक गया, क्योंकि सामने कोई और नहीं बल्कि मेरी भाभी थी। भाभी को देखकर मेरी आंखें बड़ी बड़ी हो गई। जब भाभी ने मुझे देखा तो वह खुशी के मारे मेरे पास आ गई और कहने लगी, देवर जी आप कब आए? आप आते तो मुझे पहले बता देते, मैं कुछ बना कर जाती। भाभी को देखकर मेरी सिट्टी पिट्टी बंद हो चुकी थी। फिर भाभी ने दोबारा मुझे कहा कि देवर जी कहाँ गुम हो गए हो? मैंने कहा कि नहीं नहीं, आप यह बताएं कि आप अभी कहाँ से आ रही हैं। फिर भाभी कहने लगी कि मैं मार्केट गई थी सब्जी लाने के लिए। मैंने ये सुनकर उन्हें कहा कि सब्जी लाने के लिए घर का नौकर भी तो जा सकता है ना। तो भाभी कहने लगी, अरे देवर जी अब वह सब छोड़िए, आप तो आते ही अपने सवालों की ढेरी मेरे आगे कर दिए हैं। आप इन सब बात को छोड़िए और आप ये बताएं कि क्या खाएंगे। मैंने कहा कि मैं तो किचन में खुद ही ऑमलेट बना रहा हूँ। मैंने सोचा था कि मैं आपको सरप्राइज़ दूंगा, लेकिन आपने तो मुझे ही सरप्राइज़ दे दिया। यह सुनते ही भाभी ज़ोरों से हंसने लगी। फिर वह कहने लगी कि देवर जी आप बस सोफ़े पर बैठिए, मैं अभी आपके लिए ब्रेड ऑमलेट और चाय बना कर लेकर आती हूँ। जब मैं सोफ़े पर बैठा तो मैं अपने मन में सोचने लगा कि जब मैं ऊपर कमरे में गया था तो तब मैं किसकी आवाज़ सुनी थी। मुझे तो लगा था कि भाई और भाभी कमरे में हैं, लेकिन भाभी तो अभी बाहर से आ रही हैं और घर में कोई नौकर भी नहीं दिख रहा। मेरे मन में बहुत सारी उलझनें चल रही थी। मैं बार बार मन में यही सोच रहा था कि आखिर रूम में वह दो लोग कौन थे। मुझे ज़्यादातर भाई की आवाज़ सुनाई दी। यही कुछ सोच रहा था कि तभी अचानक मेरी भाभी मेरे लिए चाय नाश्ता लेकर आई और फिर मेरे बगल में आकर बैठ गई। भाभी को जब मैंने बड़े गौर से देखा तो उनका चेहरा काफ़ी पहले के मुकाबले अलग लग रहा था, जैसे वह दिन भर घर के कामकाज ही करती रहती हों। मेरी भाभी दिखने में काफ़ी खूबसूरत थी, जिसे देखकर मेरा मन मचलने लगता था। मैं भी भाभी के करीब आकर बैठ गया और फिर हाथ पकड़कर मैं उनका हाथ सहलाने लगा और कहने लगा कि भाभी अगर कोई काम की ज़रूरत हो तो आप मुझे बता दीजिए, अभी कुछ दिन मैं आपके पास ही रहूँगा। ये सुनकर भाभी मुझे कहने लगी कि अरे देवर जी आप तो पहले से भी ज़्यादा और मजाकिया हो गए हैं, भला आप क्यों काम करेंगे, मैं हूँ ना, आप बस बिंदास रहें। भाभी भी मेरे जज्बातों को अच्छे तरीके से समझ रही थी। हम दोनों बैठकर बातें कर ही रहे थे कि तभी अचानक मुझे ऊपर से भाई की आवाज़ आई। वह धीरे धीरे नीचे आ रहे थे। उन्हें देखकर फिर से मैं गहरी सोच में डूब गया। मैं अब कंफर्म हो चुका था कि जो ऊपर था वो मेरा भाई ही था, लेकिन वह औरत कौन थी जिसके साथ मैंने भाई को देखा? क्योंकि भाभी तो बाहर से आ रही हैं, इसका मतलब भाई का किसी के साथ चक्कर चल रहा है, लेकिन वह क्यों? इन्हीं सब सोचों में गुम था कि तभी भाई मेरे बगल में आकर खड़े हो गए और मेरे कंधे को थपथपाते हुए कहने लगे कि क्या रे छोटे, कब से तेरे से बात कर रहा हूँ और तू है कि गहरी सोच में डूबा हुआ है। इतने सालों के बाद तू मुझे देख रहा है, पहचान नहीं पा रहा। ये सुनते ही मैंने कहा कि अरे नहीं नहीं भाई, मैं तो बस यही देख रहा था कि आप लोग दोनों काफ़ी बदल चुके हो। पहले कितने हैंडसम हुआ करते थे और अब दोनों के चेहरे काफ़ी ज़्यादा ढल चुके हैं। ऐसा लग रहा है कुछ परेशानी सी है। ये सुनते ही भाई जोरों से हंसने लगे, कहने लगे कि अरे छोटे, तू आज इतने सालों के बाद आया है और आते ही तूने अदालत शुरू कर दी। मैं तो बस थोड़ा कामकाज में बिजी रहता हूँ, अभी फ़िलहाल कामकाज थोड़ा ख़राब चल रहा है, इसी वजह से तुझे लग रहा होगा, और कोई बात नहीं है। फिर भाई बात को घुमाते हुए मुझे सोफ़े पर बिठा दिए और फिर मुझे मेरे कामकाज के बारे में पूछने लगे। काफ़ी घंटे तक हम दोनों की बातें होती रही।
फिर कुछ देर के बाद भाभी मेरे पास आई और कहने लगी कि चलिए देवर जी, मैं आपको कमरा दिखा देती हूँ, आप जाकर फ्रेश हो जाएं। ये सुनकर भाई भी कहने लगे कि हाँ छोटे, तू जाकर फ्रेश हो जा, अभी तो तू हमारे पास कुछ दिनों तक रहेगा ही ना। मैंने कहा कि जी भाई, अभी मैं कुछ दिन आपके पास ही रहूँगा, मैं काम से छुट्टी लेकर आया हूँ। यह कहकर मैं भाभी के साथ कमरे में आ चुका था। भाभी और मैं कमरे में अकेले थे। भाभी पूरी मेरे नज़दीक खड़ी थी। भाभी के छूने से ही मेरे दिल की धड़कनें बार बार बढ़ने लगती थी। भाभी मुझे कहने लगी कि देवर जी, आपका सारा सामान मैंने इस कमरे में रख दिया है, आपको कोई भी चीज़ की ज़रूरत हो तो आप मुझे एक आवाज़ दीजिएगा, मैं तुरंत आपके पास हाजिर हो जाऊंगी। ये सुनते ही मैं ज़ोरों से हंसने लगा और फिर कहने लगा कि भाभी, हुक्म तो आप हमें दीजिए, मैं आपके पास तो हमेशा खड़ा रहूँगा, आपको कभी भी कोई ज़रूरत पड़े तो आप मुझे एक आवाज़ दीजिएगा। यह सुनते ही भाभी थोड़ा कुछ सोच में डूब गई थी। जब मैंने उनसे पूछा कि आखिर क्या हुआ भाभी, तो वह मुझे कुछ बताना भी चाहती थी, लेकिन वह बताई नहीं और सुनते ही कहने लगी कि अरे नहीं नहीं देवर जी, बस मैं यूं ही कुछ सोच में डूबी हूँ, आप यह सब छोड़िए, आप एक काम करिए, आप फ्रेश हो जाइए। भाभी के कमरे के जाने के बाद मैं तुरंत नहाने के लिए चला गया और वापस डिनर करने के लिए नीचे हॉल में आकर बैठ गया। जब मैं हॉल में बैठा तब मुझे भाई और भाभी में कुछ अनबन चल रही थी। जब मैंने उनकी तरफ देखा तो वह दोनों अपने चेहरे पर मुस्कुराहट लिए बैठे रहते और ऐसा मुझे दिखाते जैसा कि कुछ हुआ ही ना हो। मैंने भी भाई से कुछ पूछने की कोशिश भी नहीं की, क्योंकि मैं सोच रहा था कि कहीं अगर मैंने ही खुद कुछ गलत देखा हो तो यह ना हो कि मेरी एक गलती की वजह से दोनों में दरार पैदा आ जाए और बना बनाए रिश्ता भी खराब हो जाए। इसी वजह से मैंने वह रूम वाली बात नहीं पूछी। जब हम दोनों भाई खाना खा रहे थे तो भाई कुछ चुपके से भाभी को कुछ इशारा करते थे। जब मैंने उन दोनों की तरफ देखा तो वह दोनों तुरंत चुप हो जाते, लेकिन उनकी इस तरह के बिहेव से अब मैं अच्छे से समझ चुका था कि कुछ तो बात है जो वह ये लोग मुझसे छुपा रहे हैं। जब मैं खाना खा लिया तब भाई मुझे कहने लगा कि अरे छोटे, मैंने तुझे एक बात नहीं बताई। मैंने पूछा कि क्या भाई, तो वह मुझे कहने लगे कि घर में माँ की आत्मा भटकती है, इसलिए तू रात को अपने कमरे से बाहर मत निकलना। यह सुनते ही मेरे माथे से पसीने छूटने लगे, क्योंकि मुझे ये आत्माओं से बहुत डर लगता था। फिर वह मुझे बताने लगे कि कुछ दिन पहले माँ की आत्मा तेरी भाभी के अंदर आ गई थी, जिसकी वजह से उसका काफ़ी दिनों तक इलाज चलता रहा, जिसकी वजह से उसके हालात ऐसे हो गए हैं। वह आत्मा इसके अंदर आती है और ये खुद ब खुद अपने आप के साथ कुछ गलत करने लगती है। मुझे बचपन से ही इन सब चीज़ों से काफ़ी ज़्यादा डर भी लगता था। इसी वजह से भाई की बात सुनते ही मैं चुपचाप कमरे में चला गया और बिस्तर पर आकर बैठ गया। और फिर मैं सोचने लगा कि शायद यह हो सकता है कि मुझे देखने में कुछ गलती हुई हो, क्योंकि मैं कमरे में तो सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा था। मुझे लगा कि भाई शायद सच ही बोल रहे हैं। इसी वजह से मैं डर के मारे चादर ओढ़कर तुरंत सो गया। दिन भर की थकावट की वजह से मुझे कब नींद आ गई मुझे कुछ भी मालूम नहीं, लेकिन रात को अचानक फिर से मुझे ज़ोर ज़ोर से वह वाली आवाज़ें आने लगी, जैसा कोई एक दूसरे के साथ कर रहा हो और एक दूसरे से कह रहे थे कि बस करो। मुझे लगा कि शायद भाई भाभी होंगे, वह एक दूसरे के साथ अपनी मोहब्बत लुटा रहे होंगे, इसलिए मुझे शायद इस मैटर में नहीं जाना चाहिए। और वैसे भी भाई ने तो मुझे मना किया था कि रात को आत्मा भटकती है, इसी वजह से तुम कमरे से बाहर मत निकलना। इसी वजह से मैं चुपचाप फिर सो गया। सुबह जब उठा तो मैं किचन में नाश्ता लेने के लिए गया तो मैंने देखा कि भाभी के हाथ पर फिर से चोट लगी थी। यह देखकर मैंने कहा कि भाभी, ये क्या माजरा है, आपको ये चोट अचानक कहाँ से लग गई? तो वह मुझे कहने लगी कि कुछ नहीं देवर जी। और फिर तभी भाई पीछे से अचानक आए और मुझे कहने लगे कि ये माँ की आत्मा ने यह सब किया है। यह सुनकर मैंने भाई से कहा कि भाई, माँ ये सब क्यों करेंगी? तब वह मुझे कहने लगे कि छोटे, माँ पापा की तो ये आखिरी इच्छा थी कि वह तेरी शादी को देखना चाहते थे, लेकिन तूने खुद भी इस शादी से पीछे रहा। अब वह अक्सर हमें रोज रात को परेशान करते हैं कि तुम अपने छोटे भाई की शादी नहीं करवाते, तुम अपने बड़े भाई होने की जिम्मेदारी नहीं उठा रहे हो। जब भाई ने यह बात कही तो मैंने तुरंत कहा कि आपने कभी मुझे फ़ोन पर यह सब बातें नहीं बताई।
तब वो मुझे कहने लगे कि छोटू तू इतना दूर रहता है और मैं तुझे ये सब बातें कैसे बता सकता था। मैं तुझे परेशान नहीं करना चाहता था, इसी वजह से तो अब तुझे बता रहा हूँ कि तू कभी भी रात को अपने कमरे के बाहर मत निकलना। जब मैंने भाभी की तरफ देखा तो वह मुझे कुछ भी नहीं बोल रही थी, वह सिर्फ सर झुकाए खड़ी थी। मुझे भाभी के ऊपर तरस आ रहा था। भाई यह कहकर अपने कमरे में चले गए और मैं भाभी के जख्म पर मलहम लगाने लगा। जब मैं भाभी का हाथ पकड़ा तो मुझे फिर एक जोर का करंट लगा। मैं भाभी की आंखों में पूरे तरीके से डूब चुका था। फिर भाभी मुझे कंधे पर थपथपाते हुए कहने लगी कि देवर जी, फिर से आप कहाँ गुम हो गए। मैंने कहा कि कुछ नहीं, आप इतनी सारी परेशानी खुद बर्दाश्त कर रही हैं। आप मुझसे बात करती थी, लेकिन आपने एक बार भी मुझे ये सब नहीं कहा। वह कहने लगी कि देवर जी, मैं आपको परेशान नहीं करना चाहती थी, इसी वजह से मैंने आपको कुछ नहीं बताया। फिर कुछ देर बाद मैंने नाश्ता किया और नाश्ता करके कमरे में चला आया। अब दोपहर का समय हो रहा था। मैं मन ही मन बहुत परेशान था। मैं माँ की तस्वीर के आगे हाथ जोड़ने लगा और कहने लगा कि माँ, मैं मानता हूँ कि मैं आपकी बात नहीं सुनी, लेकिन अब मैं ज़रूर शादी करूँगा, परंतु आप भाभी को या भाई को बिल्कुल भी परेशान मत करें। और उनकी तस्वीर के आगे मैं खूब रोने लगा कि तभी अचानक मुझे भाई के कमरे से हल्की हल्की लड़ने की आवाज़ आने लगी। जब मैं धीरे से उनके कमरे की तरफ गया तो भाई भाभी पर गुस्सा कर रहे थे, लेकिन जब उन्होंने मुझे सामने देखा तो वह दोनों चुप हो गए। जब मैंने पूछा तो भाभी पर गुस्सा क्यों कर रहे हैं, तो वो मुझे कहने लगे कि कुछ नहीं, बस मैं प्यार से कह रहा था कि तुम टाइम पर दवा लिया करो और इतनी चोट लगी है। ये सुनकर मैंने आगे कुछ कहने ही वाला था कि तभी मैंने भाभी की तरफ ध्यान दिया। भाभी चुपचाप सर झुकाए खड़ी थी। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन वह कुछ बोल नहीं रही थी। मैं उन दोनों के बीच कुछ गड़बड़ लग रही थी, लेकिन आखिर क्या। यही कुछ सोचकर मैं चुपचाप फिर से कमरे में आ गया। और जब रात को मैं फिर से सो रहा था तो मुझे वह बड़ी तेज से जोरों वाली आवाज़ आने लगी। मुझे लगा कि फिर से भाई भाभी एक दूसरे पर प्यार लुटा रहे हैं, क्योंकि भाई ने भाभी को डांटा था, शायद वो उसे मनाते होंगे। यही कुछ सोचकर मैं दोबारा अपने कानों पर तकिया रखकर सो गया। सुबह जब उठा तो फ्रेश होकर नाश्ता करने के लिए नीचे गया तो मैंने देखा कि आज भाभी तो किचन में थी ही नहीं। जब मैंने भाई से पूछा तो वह मुझे कहने लगे कि तू आज बाहर से खाना मंगा लियो, क्योंकि तेरी भाभी की तबीयत ठीक नहीं है। वह कुछ दिन आराम करेंगी, क्योंकि माँ की आत्मा उसे बहुत ज़्यादा तंग करती। जब तेरी शादी हो जाएगी तो तुझे परेशान नहीं होना पड़ेगा। यह कहकर भाई ऑफिस के लिए चले गए। अब मन ही मन में बहुत परेशान हो चुका था। जब मैं अपने कमरे में जाने लगा तो मुझे भाभी के कमरे से कुछ आवाज़ आने लगी। भाभी किसी के साथ रो रो कर बात कर रही थी। जब मैं कमरे की तरफ गया वह किसी से कह रही थी कि अब मुझसे और बर्दाश्त नहीं होता, इन सब चीज़ों से मैं परेशान हो चुकी हूँ। जब भाभी ने मुझे देखा तो वो चुप हो गई। उन्होंने तुरंत फ़ोन रख दिया और मुझे कहने लगी कि देवर जी, आप यहाँ। मैंने कहा कि भाभी, मैं आपको बस देखने के लिए आया था, आपकी तबीयत कैसी है। जब मैं कमरे के अंदर दाखिल हुआ तो गौर से भाभी को देखने लगा। भाभी का चेहरा पूरा लाल हुआ पड़ा था। ऐसा लग रहा था जैसे उन्हें कोई चोट लगी हो। भाभी की हालत बड़ी ख़राब हो रही। भाभी मुझे कहने लगी कि देवर जी, आप चिंता मत करिए, मैं समय पर दवाई ले रही हूँ। आप बस एक बार अपनी ज़िंदगी में सेटल हो जाइए तो शायद मैं भी अपनी ज़िंदगी में खुश रहूँगी। भाभी ने यह बात बोली तो मैंने बिना बताए कुछ कहे कमरे में आ गया। लेकिन अब मैं मन ही मन बहुत परेशान हो चुका था। मैं सोचने लगा कि आखिर माँ की आत्मा ये सब क्यों कर रही है। और दूसरी तरफ अगर मैं भाई भाभी को देखता तो मुझे उन दोनों को देखकर ऐसा नहीं लगता कि उन दोनों में प्यार है। और रात को वो सब आवाज़ आती जिसे सुनकर मुझे यही लगता कि भाई भाभी आपस में यह सब कर रहे हैं। अब मैं पूरा दुविधा में फंस चुका था, अंदर अंदर परेशान हो रहा था। आखिर माजरा क्या है। मैं इन सब चीज़ों से बाहर निकलना चाहता था। यही सोचते हुए मैं कमरे में बैठा, तभी मेरे दिमाग में एक आइडिया आया। मैंने पहले ये सोचा कि आज रात को तो मैं ये आवाज़ों का किस्सा सुनूंगा कि आवाज़ कहाँ से आ रही है, और फिर जाकर अपनी माँ की आत्मा का पता लगाऊंगा कि आखिर माजरा क्या है। यही कुछ सोचकर अच्छे से डिनर करने के बाद मैं तुरंत अपने कमरे में आ गया। भाई मुझसे पूछने भी लगे कि बात क्या है, तो मैंने कहा कि नहीं, आज मुझे थोड़ी नींद नहीं आ रही, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, इसी वजह से मैंने एक नींद की दवा ली है, जिसकी वजह से अभी से मुझे नींद आ रही है और मैं अभी सो जाऊंगा। यह सुनकर भाई के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कुराहट आई। मैं चुपचाप कमरे में आ गया और आकर लेट गया।
ठीक रात के 12 बजे धीरे से मेरे कमरे का दरवाज़ा खुला। मैंने अपनी आंखें बंद की थी। मुझे ऐसा लगा जैसे कोई मेरे बगल में आकर ये देख रहा हो कि मैं सोया हूँ या नहीं, लेकिन मैं भी अपने आप को ऐसा दिखाया कि मैं गहरी नींद में डूब चुका हूँ। जब वह कमरे से बाहर गया तो मैं तुरंत कमरे से उठा और कुछ देर बैठा। फिर मुझे वही आवाज़ आने लगी। अब मैं धीरे धीरे कमरे का दरवाज़ा खोला और कदम बढ़ाते हुए उस आवाज़ की तरफ चला गया। जब मैं आवाज़ सुनते एक कमरे की तरफ गया तो यह देखकर मैं चौंक गया। मैं सोचता था कि यह आवाज़ भाई और भाभी की है, लेकिन यह आवाज़ तो मुझे किसी और कमरे से आ रही थी। मैं सोचने लगा कि आखिर इस कमरे में है कौन। धीरे से इधर उधर झांकने की कोशिश कर रहा था, लेकिन हर तरफ कमरा बंद था। फिर एक छोटी सी खिड़की थी। मैं टेबल लगाकर उस खिड़की के ऊपर चढ़ गया और झांक कर देखने लगा, और ये देखकर मेरी आंखें चौंक गई कि मेरा भाई एक औरत के साथ वह सब कर रहा था और बड़े ही मज़े ले रहा था। वह औरत भी उसे कह रही थी, आखिर तुम मुझे कब तक इस घर में छुपा कर रखोगे? तुम्हारा भाई कब जाएगा? तो भाई कहने लगा कि तुम चिंता मत करो, मेरा छोटा भाई जल्द ही चला जाएगा। मैंने उससे कहा है कि माँ की आत्मा घर में भटकती है, उसे बचपन से ही आत्माओं से बहुत डर लगता है, इसी वजह से वह रात को कमरे से बाहर भी नहीं निकलता। फिर वह दोबारा औरत कहने लगी, अच्छा तुम अपनी पहली पत्नी को कब घर से भगाओगे? तो भाई फिर जोरों से हंसते हुए कहने लगे कि अरे मेरी महबूबा, तुम टेंशन क्यों लेती हो? वो तो इस घर में रहकर भी इस घर का हिस्सा नहीं है, तो तुम चिंता क्यों करती हो? मैंने उसे भी झूठ कहा है कि तुम मुझे बच्चा नहीं दे सकती, जिसकी वजह से मैं किसी औरत के साथ संबंध बनाया हूँ। उसे क्या पता कि मैं तो उसे रोज उसके खाने में ऐसी दवा देता था जिसकी वजह से वह खुद बच्चा नहीं दे पाई। उसे यही लगता है कि वह एक बांझ औरत है। यह सुनकर मेरे होश उड़ गए थे। इतना बड़ा गेम प्लान किया जा रहा था। फिर वह औरत कहने लगी, यह तो बहुत ही अच्छा तुमने आइडिया निकाला। एक तीर से 2 निशाने हो गए और किसी को हम पर शक भी नहीं होगा। वह दोनों ये सब बातें कर रहे थे कि मैं दौड़कर भाभी के कमरे में गया। भाभी कमरे में बैठकर अकेली रो रही थी। मुझे यूं खड़ा देखकर उनके होश उड़ गए। वह कहने लगी कि देवर जी आप। मैंने भाभी का हाथ पकड़ा और उन्हें बेड पर बिठाया और मैं कहने लगा कि मामला क्या है, भाई का उस औरत के साथ क्या चक्कर है? तो भाभी कहने लगी कि आपको किसने बोला? मैंने कहा कि मुझे सब मालूम है। अगर आज आपने सच नहीं बताया तो पूरी ज़िंदगी ऐसे ही गुजारिएगा। फिर भाभी कहने लगी कि मैं बांझ हूँ और बच्चा ना देने की वजह से तुम्हारे बड़े भाई ने मुझे छोड़ दिया और एक औरत के साथ संबंध बना। ये सुनकर मैंने भाभी से कहा, आपने अपने परिवार से बात क्यों नहीं की और मुझे क्यों नहीं बताया? तो भाभी कहने लगी, पहली बात मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती हूँ। मेरे पीछे 2 बहनें हैं जिनकी शादी होनी बाकी है। अगर ये बात मैं अपने परिवार को बताऊंगी तो बहुत ज़्यादा परेशानी हो जाएगी और मैं उन्हें परेशान नहीं करना चाहती। और रही बात आपकी, तो आपके भाई ने ही मुझे मना किया था कि ये बात मैं आपको ना बताऊं और आपके सामने हमेशा एक पति पत्नी वाला बिहेव करूं, ताकि आपको यही लगे कि हम दोनों पति पत्नी में काफ़ी मोहब्बत है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। अब मुझे कहानी अच्छे तरीके से समझ आ चुकी थी। फिर मैंने भाभी को कहा कि भाई आपको बेवकूफ़ बना रहे हैं, आप बांझ नहीं हो। फिर भाभी मुझे कहने लगी कि आपको किसने बोला देवर जी? मैंने कहा कि अभी उन दोनों की बातें मैं सुन कर आ रहा हूँ। उन्होंने कहा है कि वह हमेशा रात को आपको खाने में एक ऐसी दवा देते हैं जिसकी वजह से आप बच्चा नहीं दे पाई। यह सुनकर भाभी को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आया। वह कहने लगी कि आखिर उन्होंने यह सब क्यों किया? तो मैंने उन्हें कहा कि वह उस औरत से मोहब्बत करते हैं और उससे शादी करना चाहते हैं, इसी वजह से उन्होंने ये खेल खेला है। फिर हम दोनों देवर और भाभी भाई के कमरे में गए और भाई हम दोनों को सामने देखकर चौंक गए। उनके माथे से पसीने छूटने लगे थे। वह मुझे देखकर थथलाते हुए कहने लगे कि अरे छोटे, तू यहाँ पर क्या कर रहा है? मुझे इतना गुस्सा आ रहा था कि उससे पहले भाभी कमरे के अंदर जाते ही भाई को एक जोरदार थप्पड़ दे मारा और फिर कहने लगी कि तुमने मेरी पीठ पीछे मुझे धोखा दिया है। तुमने मुझे ऐसी दवाई दी जिससे मैं बांझ बनी हूँ और तुमने मुझ पर घटिया आरोप लगाया। भाई ये सुनकर चौंक गए। वह कहने लगे कि तुम्हें यह सब कैसे मालूम? मैंने उन्हें बताया कि मैं आप दोनों की बातें सुन चुका हूँ। अब भाई हमारे आगे हाथ जोड़ने लगे, लेकिन भाभी कहने लगी कि अब मैं तुम्हें बिल्कुल माफ़ नहीं करूँगी और मैं तुम्हारे साथ अब एक और पल ज़िंदगी नहीं गुजारूँगी। तुमने मुझ पर बहुत ही ज़्यादा दुख दिए हैं। यह सुनकर भाभी से मैंने कहा कि भाभी आप कहाँ जाएंगी? भाभी कहने लगी कि मैं किसी आश्रम में जाकर रह लूँगी, लेकिन अब इस आदमी के साथ अब और ज़िंदगी नहीं गुजारूंगी। ये कहते हुए भाभी कमरे में गई
और एक तलाक के पेपर लेकर आई। उन पर साइन कर दिए। भाभी कहने लगी कि पेपर तुम ही लेकर आए थे ना, और सबसे पहले मैं साइन करके जा रही हूँ। ये कहते ही भाभी अपने घर चली गई। मैं भाई पर बहुत ज़्यादा गुस्सा हो रहा था। भाई कहने लगे कि मैं इस लड़की से मोहब्बत करता हूँ और इससे शादी करना चाहता हूँ, इसी वजह से मैंने ये सब कुछ किया है। मैं भी भाई का घर छोड़ दिया था हमेशा हमेशा के लिए, और वापस दूसरे शहर आकर रहने लगा जहाँ मेरी जॉब थी। मुझे भाभी के काफ़ी चिंता होती थी। अब मैं धीरे धीरे भाभी से बात करने लगा। भाभी अक्सर फ़ोन पर बहुत तकलीफ़ में रहती थी। भाभी का दिल बहलाने के लिए मैं भाभी से रोज़ ही बात करता था। हम दोनों एक दूसरे से बात करके बहुत ही खुश रहते थे। धीरे धीरे मुझे भाभी से मोहब्बत भी होने लगी थी, लेकिन हम दोनों ने कभी इजहार नहीं किया था। भाभी का नाम प्रिया था। भाई से रिश्ता टूट जाने के बाद अब मैं उनसे भाभी कहना भी छोड़ दिया। एक दिन मैंने प्रिया से कहा, मैं तुम्हें एक बात बताना चाहता हूँ। यह सुनते ही प्रिया कहने लगी कि हाँ सुमित बताओ। तो मैंने कहा कि मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ और तुमसे शादी करना चाहता हूँ। प्रिया ये सुनकर कुछ देर शांत रही और फिर कहने लगी कि मैं भी तुम्हें धीरे धीरे अपना दिल दे बैठी हूँ, लेकिन अब मुझे शादी से डर लगता है। तुम्हारे जो भाई ने किया, वो आगे कुछ बोलने ही वाली थी कि तभी मैंने उस चुप कराते हुए कहा कि हर इंसान एक जैसा नहीं होता, और मैं कल ही तुम्हारे घर अपना रिश्ता लेकर आऊँगा। अगर तुम्हें ये रिश्ता मंजूर नहीं होगा तो तुम खुद इनकार कर देना। इनकार कर रहे थे, लेकिन मेरे बहुत देर समझाने के बाद वह इस रिश्ते के लिए हाँ कर दिए। फिर वह कहने लगे कि अगर हमारी बेटी खुश रहेगी तो हमें कोई परेशानी नहीं है। अब बात प्रिया पर थी। प्रिया बड़ी बड़ी आंखें करके मुझे देख रही थी। अब मैं अंदर ही अंदर बेचैन हो रहा था। फिर प्रिया कहने लगी कि मुझे ये रिश्ता मंजूर है। फिर बड़ी सादगी के साथ उसके माँ बाप ने ये शादी कर दी। शादी करके मैं प्रिया को अपने साथ अपने शहर ले आया जहाँ मैं नौकरी करता था। हम दोनों अपनी ज़िंदगी में अब बहुत ही खुश हैं। भाई ने जो किया उसे भी इसकी किए की सज़ा मिल गई थी। वह लड़की जो सिर्फ पैसे की खातिर उनके साथ ये सब कर रही थी, और जब भाई ने उस लड़की से शादी की तो वह सब लूट लाट कर उन्हें छोड़कर चली गई। अब भाई के पास पछतावे के अलावा कुछ नहीं था, लेकिन हम दोनों अपनी ज़िंदगी में बहुत ही ज़्यादा खुश हैं। दोस्तों, आप लोगों को ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा।